हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी को सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों इसी के सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने लगभग 24 यानी 24 लेक्चर को हम लोगों ने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है और हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में दोस्तों संघ के बारे में बताया था, विहार के बारे में बताया था और विहार से हम लोग कुछ आगे उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर यह है दोस्तों, जिन लोगों को लगता होगा ये क्लास जो है कि किन कक्षाओं के लिए फिर किन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी है, दोस्तों मैं शुरुआत में ही आपको बताना और समझाना चाहता हूँ, इंडिकेट करना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो है कि अगर एकेडमिक क्लास के बच्चे या क्लास 6 का देख रहे हैं तो उनके लिए उपयोगी तो है ही, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, आप अपना फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं, एक अच्छी फाउंडेशन को बनाना चाहते हैं दोस्तों, जिससे आप मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है कि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। यकीनन मानिए ये आपको एक बेहतरीन कंटेंट में प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूं दोस्तों, और मैं जो कि टॉपिक को थोड़ा सा लिंक करने और उस लेवल तक आपको पहुंचाने का भी प्रयास कर रहा हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिमांड है, जिनकी डिमांड है, जिससे आप उस एग्जाम को कम्पीट कर पाए। यू आर एबल टू कम्पीट दैट एग्जाम दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तो आप सहजता पूर्वक क्या करेंगे, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग सहजता से क्या करेंगे, धीरे धीरे चीजों को खत्म करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, आई होप आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। चलो हम लोगों ने 2 मिनट में क्या किया, पूरे क्लास को इंट्रोड्यूस कर लिया कि क्या किया। इस क्लास को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज क्या करेंगे इस दोस्तों इस क्लास को हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने विहार के मतलब बताया था, विहार का मतलब होता है रेसिडेंस, यानी इसी विहार के नाम से दोस्तों जो हमारे भारत का एक राज्य का नाम है दोस्तों, उसका नाम बिहार पड़ा है दोस्तों, इसी विहार के, क्योंकि वहां पे बहुत सारे विहार का मतलब होता है कि that place where भिक्षुज एंड भिक्षुनीज resided या वर resided, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे जो कि भिक्षु जो भीख मांगा करते थे, यानी जो है कि आपका अपने दैनिक जीवन लाइफ को छोड़ करके बुद्धिज्म या जैनिज्म को जो अपना लिया करते थे, उस संघ में सम्मिलित हो जाते थे दोस्तों। उनके रहने और ठहरने का स्थान को ही बिहार के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो दोस्तों उस लैंड को कौन लोग प्रोवाइड करते थे, यानी कुछ ऐसे मर्चेंट जो बिग मर्चेंट हुआ करते, जो ट्रेडर हुआ करते थे दोस्तों, उनके पास जमीनें थी, तो उस जमीन पर जो मोनास्ट्री यानी वो मोनास्ट्री बना दिया करते थे या रहने का स्थान बना दिया करते थे, तो जहाँ पे भिक्षु भिक्षुनी जो है कि भिक्षुड़ रहते थे दोस्तों, डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट्स। दोस्तों जैसे सब समय बीतता जाता है दोस्तों, जैसे जैसे जो है कि समय बीतता जाता है, तो बुद्धिज्म, जैसे हम लोग जैनिज्म के 2 पार्ट को देख लेते, दो भागों में डिवाइड हो गया था दोस्तों, उसी प्रकार से दोस्तों बुद्धिज्म भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है दोस्तों, महायान और हीनयान दोस्तों। महायान में जो है कि दोस्तों एक जो है कि मतलब कि लॉर्ड बुद्धा को एज ए भगवान के रूप में पूजा करने की, मतलब कि इनिशियल में पूजा करने की बात नहीं आई थी, इनिशियल में ये बात आई थी उनके किसी सिंबल को लेकर के हम लोग उनकी पूजा याचना करें, जिससे विजुअलाइज हो, जिससे हम अपना मेडिटेशन ज्यादा उनके प्रति समर्पित कर पाए, ऐसा कुछ भावना उन लोगों को सोचना और समझना था दोस्तों। लेकिन जैसे तो इनिशियल में दोस्तों बोधि जो जहाँ पे महात्मा बुद्ध लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, वहां पे इनिशियल में वो लोग क्या करते थे, बोधि ट्री को अपना साक्ष्य मान करके, एक सिंबल मान करके, एक संकेत मान करके उसकी पूजा और याचना करते थे दोस्तों, उसी के साथ मेडिटेशन करते थे, उसी को सामने जो कि ध्यान किया करते थे। लेकिन समय समय दोस्तों कुछ ऐसे स्टेचू देखने को मिलते हैं मथुरा और तक्षशिला वाले रीजन पे दोस्तों, जहाँ पे बोधिसत्व को एज ए भगवान, एज ए लॉर्ड के रूप में दोस्तों वहां पे दिखाया गया है। तो दोस्तों महायान में अगर पूछा जाए बोधिसत्व की पूजा
यह बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट जो है कि कहाँ पे आया दोस्तों, महायान शाखा में आया। हीनयान दोस्तों जिसको थेरवाद भी कहते हैं, ये बुद्धिज्म का मेन जो कि लॉर्ड बुद्धा ने जो नियम कानून रूल एंड रेगुलेशन बनाया था, जो विनय पिटक में सारी बातें बताई गई हैं दोस्तों, वो ज्यादा जो कि अगर नजदीक पूछा जाए तो हीनयान है थेरवाद। दोस्तों जो महायान है दोस्तों, आज के सेंट्रल एशिया, जापान, साउथ कोरिया, इन सारे रीजन में दोस्तों महायान के बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं। हीनयान कहाँ मिलते हैं, श्रीलंका, म्यांमार और वियतनाम, इन सारे रीजन में दोस्तों यहाँ पे आपके हीनयान यानी बुद्धिज्म को मानने वाले दोस्तों मिल जाते हैं। दोस्तों एक बार लॉर्ड बुद्धा और बताते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उस समय जो है कि इतना वर्ण व्यवस्था प्रिवेल थी, लोग मतलब दास हुआ करते थे। हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से इसको जिक्र किया है दोस्तों। तो लॉर्ड बुद्धा ने ये इस बात को कंसर्न करते हुए कहा, क्या हम आपके संग में आपके धर्म को अपना लेंगे तो क्या हमारे बीच भी यही वर्ण व्यवस्था रहेगी, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या वर्ण के आधार पर क्या हम लोगों के साथ भी वही डिस्क्रिमिनेशन फिर तो नहीं होगा। तो लॉर्ड बुद्धा ने इस बात पे कहते हैं कि अगर आप हमारे धर्म में यानी संघ में आप सम्मिलित हो जाते हैं दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नदी जो है कि जब समुद्र में मिल जाती है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से अगर आप संघ में या बुद्ध धर्म को अगर आप अपना लेते हैं तो आपका वर्ण, आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र हैं, दास हैं, कहाँ से आप आते हैं, ये आपकी सारी भेदभाव दोस्तों खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो कि लॉर्ड बुद्धा ने अपने अनुयायी को उनको ये जो रिजिडिटी थी, वर्ण व्यवस्था की रिजिडिटी दोस्तों खत्म करने और इसको समाप्त करने का प्रयास किया। दोस्तों आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आश्रम की व्यवस्था। दोस्तों हमारे उपनिषद हम लोगों ने जब थर्ड वन चैप्टर या फोर्थ वन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, व्हाट बुक्स एंड बल्जेस टेल अस, दोस्तों उस चैप्टर में हमने आपको बताया था आश्रम की सबसे पहले जिक्र कहाँ हुई है दोस्तों। तो आश्रम की दोस्तों सबसे पहले जिक्र आप हमारे ऋग्वेद में मिलता है, पुरुष सूक्त मिलता है। दोस्तों आश्रम जो है कि 4 होते हैं। कितने होते हैं आश्रम का मतलब होता है दोस्तों स्टेज ऑफ लाइफ होता है। क्या हो दोस्तों, स्टेज ऑफ लाइफ होता है। क्या दोस्तों, स्टेज ऑफ लाइफ होता है। तो यानी अगर किसी कोई इंसान जन्म लिया उसकी लाइफ में 4 स्टेजेस हैं। यानी पहला स्टेज है दोस्तों ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि मान लेते अगर किसी भी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय 100 साल रही होगी, तो यानी 25 साल दोस्तों क्या करेगा, वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा, ब्रह्म की यानी ज्ञान की प्राप्ति करेगा, ब्रह्म के बारे में जानेगा, सोल के बारे में जानेगा, यूनिवर्सल सोल के बारे में जानेगा, पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में समझे, यानी ज्ञान की प्राप्ति करेगा जिससे वो इनलाइटनमेंट हो। दोस्तों दूसरा जो है कि आश्रम आ जाता है दोस्तों गृहस्थ आ जाता है। कि आई होप आपको विजिबल नहीं होगा लेकिन मैं बोल देता हूँ, या फिर गृहस्थ GRIHASTYA गृहस्थ है। गृहस्थ में क्या होता है दोस्तों, इसमें लोग जो है कि अपने घरेलू जीवन में आते हैं, शादी विवाह करना, बच्चे पैदा करना, जो पितृऋण होता है दोस्तों। जैसे किसी भी इंसान की जब पैदा होता है दोस्तों, वो 3 ऋणों के साथ पैदा होता है। तो दोस्तों पहला ऋण क्या होता है, पितृऋण होता है, उसमें गुरु ऋण होता है, उसके बाद एक और ऋण होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो कि 3 ऋण जो को आप किसी भी इंसान पे होता है। तो गृहस्थ हो गया, गृहस्थ में क्या, शादी विवाह करना, बच्चे पैदा करना, अपने कुल को आगे बढ़ाना, ठीक है, जैसे हमारे माँ बाप ने किया। यानी उस थर्ड वन आता है दोस्तों वानप्रस्थ। यानी अब जब आपने गृहस्थ शादी विवाह कर लिया, अपने वानप्रस्थ में उनको आगे बढ़ा लिया दोस्तों, तो तीसरा आपका आश्रम, तीसरा स्टेज ऑफ लाइफ आता है, वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ में क्या होता है दोस्तों, उसके बाद शादी विवाह करने के बाद लोग, फिर उसके बाद जब 25 साल इसका जीवन यापन अपना दायित्व निभाने के बाद वानप्रस्थ में वन फॉर जंगल, मतलब जंगल में जाओ, वहां पर मेडिटेशन ध्यान करो, यानी परमात्मा को ही ध्यान करो। तो वहां पे जाकर एकांत में ध्यान करते हैं। उसके बाद दोस्तों फोर्थ वन स्टेज ऑफ लाइफ आता है संन्यास, यानी सब कुछ इस दुनिया को सोच करके, अपने घर परिवार को छोड़कर, सारा कुछ मतलब कि मोह माया को छोड़कर संन्यास यानी
सेक यानी ऋषि बन जाना दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों 4 प्रकार के आश्रम को हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। और हमने अभी तक ये भी आपको बता दिया विहार कौन कौन से रीजन में फैले थे, बुद्धिज्म कहाँ फैला, और बुद्धिज्म के 2 शाखा वो महायान में बोधिसत्व की पूजा होनी, हीनयान कहाँ किस बार रीजन पड़ा, और बुद्ध के इनिशियल में जो कि बोधि ट्री यानी उनको जहाँ पे इनलाइटनमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, उसके सिंबल के रूप में जो कि महायान के लोग पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे यही जो है कि जो साइन था ये स्टेचू में बदल गया, और स्टेचू किसके कुछ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, मथुरा और दक्षिणा जो महात्मा बुद्ध के कुछ अभय मुद्रा में ऐसे कुछ स्टेचू मिलते हैं, यानी उनके अभय मतलब पीछे जो है कि अभय मतलब कि एक इनलाइटनमेंट जैसा ऐसा कुछ बना रहता है, यानी उसको लगता है कि उनके वो ज्ञान का मतलब कि ज्ञान को प्रवचन दे रहे हैं, या फिर उसको प्रवचन कर रहे हैं, तो ज्ञान की मतलब कि वो अपना प्रवाह कर रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये सारी बातें हम लोगों ने विहार के बारे में देख लिया, बुद्धिज्म के बारे में देख लिया, सारी बातें दोस्तों जितनी थी हम लोगों ने वो सब अच्छे से समाप्त करने और प्रयास किया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लास्ट वन टॉपिक, लास्ट वन हेडिंग है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं पिलग्रिम्स के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को धीरे धीरे क्या करेंगे, समाप्त की। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री के बारे में दोस्तों। पिलग्रिम के दोस्तों आज से मतलब कि धीरे धीरे जैसे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होने लगा तो लोग बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, आने लगे, इसके मतलब कि इसकी सरलता को देख करके, इसके जो कि ज्ञान को देख करके दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों मतलब कि इसका सादगी को देखकर दोस्तों लोग जो है कि बुद्धिज्म की तरफ टिल्टेड होने लगे। तो दोस्तों देश विदेश से जो है कि लोग बहुत दूर दूर से तीर्थयात्री आते थे, यानी बुद्धिस्ट प्लेस को देखते थे, उस जर्नी को मतलब कि दूर दूर से आते थे, उस बुद्धिस्ट प्लेस को देखते थे, कौन कौन से मोनास्ट्रीज है, कहाँ पे बुद्ध ने जन्म लिया, कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की, और कहाँ पे पहला प्रवचन दिया, यानी वो जगह जगह बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी साइट स्थल हुआ करते दोस्तों उसको विजिट करते थे। तो दोस्तों इसी के क्रम में एक जो है कि आपका एक चाइनीज पिलग्रिम्स होता है, उसका नाम होता है फाहियान, जो आज से लगभग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के पीरियड में आता है फाहियान दोस्तों। आज से लगभग 1600 ईयर से हो, यानी 1600 वर्ष पहले जो कि भारत की भूमि पर आया था। और ये जो कि अपने जब ये लोग जब कोई दोस्तों जर्नी कोई तीर्थयात्री आता था अपने साथ बुक्स लाता था, क्योंकि उसको जो कि यहाँ पे जो उसको नया लगता था, जो उसके बारे में लिखता था देखता था, उसको नोट डाउन भी किया करता था। तो दोस्तों फाहियान जो कि यहाँ के ट्रेड रूट के बारे में बताता है, यहाँ के बताता है सोसाइटी कैसा है, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा, ये सारी बातों को दोस्तों अपने बुकों में वो नोट डाउन करता है दोस्तों। उसी के क्रम में दोस्तों लगभग 200 वर्ष बाद जो है कि एक और चाइनीज पिलग्रिम आता है जिसका नाम है जुआन जैंग आता है। लोग लगभग 1400 आज से 14 ईयर से वो 14 वर्ष पहले आता है दोस्तों। इसी के जुआन जैंग के 50 वर्ष बाद जो है कि एक आई इसिंग करके नाम, आई किंग करके लिखते हैं, ये आता है दोस्तों। ये भी मतलब कि ये जो है कि पिलग्रिमेज जो है कि जो आपके बुद्धिस्ट से रिलेटेड है दोस्तों। तो कौन कौन सा आता है, ये जुआनजंग हर्षवर्धन के समय आता है, ये उसके बाद आया था फाहियान, जुआनजंग, इत्सिंग जो है दोस्तों विजिटेड। ये लोग पिलग्रिम क्या करते हैं, मोनास्ट्रीज को भी विजिट करते थे, और उसके ट्रेड रूट को, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से, सोसाइटी कैसे होता है, चोरी कैसा वो मतलब कि मतलब कि वो इस बात को भी डिनोट करते अपने बुकों में कि यहाँ की सोसाइटी यानी कि कितनी ओपन सोसाइटी थी, कि यहाँ पे उस समय मतलब लुटेरे थे कि नहीं थे, सोसाइटी कैसे उसको पकड़ने का क्या सिस्टम था। इस प्रकार से दोस्तों हर एक चीज इलेबोरेट तरीके से दोस्तों उन्होंने अपने नोटबुक में, अपने जर्नी यात्रा में दोस्तों अच्छे से उल्लेख किया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के क्रम में जो जुआनजैंग होता है वो दोस्तों नालंदा उस समय की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था बुद्धिस्ट, जहाँ पे महायान जो है कि महायान बुद्धिस्ट के शाखा हुआ करते थे, वहां पे जो है कि बुद्धिज्म की बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था दोस्तों। ये कहा जाता है दुनिया का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय हुआ करता दोस्तों। यहाँ पे वो अपने डायरी में वो बताता है कि यहाँ पे मतलब कि बुद्धिज्म को बहुत ही सिंसियरिटी से पढ़ाया जाता था दोस्तों। और ये कहता
कि हर यहाँ पे 7 है, मतलब बताता है कि यहाँ पे 7 जो है कि गेट हुआ करते थे। सातों गेटों पे जो है कि अलग प्रकार से एक अलग सिस्टम हुआ करता था, एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिलता था। तब जाके आप दोस्तों वहां पे जो है कि पढ़ाई पठन पाठन की प्रक्रिया स्टार्ट कर पाते दोस्तों। इस जून जुआंग ऐसा व्यक्ति था दोस्तों, ऐसा तीर्थयात्री था जो यहाँ पे सिर्फ पठन पाठन ही नहीं किया बल्कि नालंदा का टीचर भी बना दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुली से समाप्त कर लिया दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों हमने आपको जितने अच्छे से इस क्लास को, जितनी क्वालिटी प्रोडक्ट लेक्चर को डिलीवर किया दोस्तों, आपको हर एक बातें समझ आई होंगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें, जिससे हम अपने क्लास को और थोड़ा सा क्वालिटी प्रूफ बना पाए दोस्तों, और थोड़ा सा क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना पाए, जिससे आप कमेंट करेंगे जो आपकी समस्या हो तो हम लोग क्लास को इंटरेक्टिव बनाते हैं दोस्तों। इसी शब्दों के साथ दोस्तों हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आपने हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक समझा दोस्तों। एक बात थोड़ा सा मलाल रहती है, जितने भी लोग देख रहे हैं उतने रेगुलर रहिए दोस्तों, रेगुलर रहे तब जाके आपको कुछ सीखने और समझने का मिलेगा दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।